Good afternoon, everyone. My name is Radha Sachdeva and I am a counseling psychologist at Bhatia Hospital. तो हमारी लास्ट मीटिंग में हम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में बात कर रहे थे, जहां हमने 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ डिस्कस करी थी. जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, वो 4 स्टेजेस थी: डिनायल, एंगर, बारगेनिंग और डिप्रेशन. थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ताकि हम आज आखिरी स्टेज ऑफ ग्रीफ के बारे में बात कर सके, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस. तो शुरू से शुरुआत करते हैं. डिनायल वो स्टेज मानी जाती है ग्रीफ की जब एक पेशेंट ये मानने के लिए ज़रा सा भी तैयार नहीं होता कि उसे कोई बीमारी है. वो ऐसा महसूस करता है कि वो अपनी एडिक्शन को, वो जो नशे की आदत है, वो जो नशे की प्रॉब्लम है, वो उसे कंट्रोल कर सकता है. और इसी डिनायल के चलते वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लॉसेस कर बैठता है, ये सोचते हुए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूली सी आदत है जो कभी भी रोकी जा सकती है. और हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, एडिक्शन कोई बीमारी नहीं है. उनमें डिनायल कैसे देखा जाता है? उन्हें लगता है कि उनका बच्चा, उनका पति या कोई भी जो लव्ड वन है, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदत से मजबूर है, या वो परेशान है घर से, या तंग है, या ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट, परेशानी आ रही है जिसकी वजह से वो अल्कोहल को या नशे को अब्यूज़ कर रहा है. और जब वो परेशानी उसकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएगी, उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो वो नशा करना बंद कर देगा. पहली स्टेज डिनायल. उसके बाद आता है गुस्सा. अब जब मुझे ये लगता है कि नशा करना सिर्फ और सिर्फ आदत है और बीमारी नहीं है, और अगर कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कोई मेरे रिश्तेदार या कोई मेरी सोसाइटी के लोग अगर मुझे आके बोलेंगे कि तू बीमार है, तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा. मैं अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर दूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दूंगा, और इस गुस्से में आकर शायद मैं कोई ना कोई गलत कदम भी उठा बैठूं. हमारे परिवार के सदस्यों में भी ये गुस्सा भरने लग जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि आदत के चलते वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि उन्हें उनके अंदर गुस्सा भरने लग जाता है. और वो गुस्सा किस चीज़ के लिए है? वो गुस्सा इस चीज़ के लिए है कि मेरा पेशेंट, मेरा पति, मेरा लव्ड वन, जो कि अपनी एडिक्शन के चलते हुए इतने नुकसान कर रहा है, मैं उसके नुकसान को कैसे हैंडल करूं, कैसे उसके नुकसान को मैनेज करूं. ठीक है. उसके बाद आती है बार्गेनिंग. अब इस स्टेज में धीरे धीरे हमारे पेशेंट को, हमारी फैमिली को ये रियलाइज होने लग जाता है कि उनके घर में शायद कोई बीमारी पनप रही है. मैंने यहाँ क्या बोला है? शायद कोई बीमारी पनप रही है. उन्हें यकीन नहीं होता कि ये बीमारी है. उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक डाउट रहता है कि ये शायद एक बीमारी हो सकती है. आप धीरे धीरे करके डॉक्टर्स के पास आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पेशेंट का लिवर खराब है, शायद आपके पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, शायद उनकी फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन होने लग गई है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास आएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए. आपका पेशेंट कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ खाएगा, कुछ टाइम के लिए वो आपकी बात सुनने लग जाएगा, खाना पीना खाना शुरू कर देगा, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि पेशेंट ठीक हो गया है. अब यहाँ पर हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं? जब वो हमारे पास डिटॉक्स के लिए आते हैं, एडमिट होते हैं 3 से 7 दिनों के लिए, तो वो क्या करते हैं? जब थोड़ा सा उनका सिस्टम अंदर से क्लीन हो जाता है, नशा उनके शरीर से बाहर चले जाता है, तो फिर वो बार्गेनिंग करते हैं. बार्गेनिंग कैसे? अब तो मैं ठीक हूँ, अब मैं नशा थोड़ी कर रहा हूँ, अब मैं कोई शराब थोड़ी पी रहा हूँ, अब तो मैं उठकर खाना भी खा रहा हूँ, अब तो मैं चलने फिरने लग गया हूँ, मेरी हेल्थ देखो, मेरा हेल्थ भी ठीक हो गया है, तो अब मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे घर लेकर जा सकते हैं. और हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो ट्रेनिंग में नहीं आए होते, उन्हें भी ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, बच्चा ठीक हो रहा है, बच्चा बात समझ रहा है, सुन रहा है, खा पी रहा है, तो क्यों रखने की ज़रूरत है उसे अस्पताल में. और यही हम गलती कर बैठते हैं.
लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट के साथ जुड़े रहें, यहाँ मीटिंग्स में जुड़े रहें, तो इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन की जो स्टेज है उसमें बेइंतहा दुख भरा हुआ है, और ये दुख इस बात का है कि पेशेंट और हमारी फैमिलीज को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग के साथ रहते रहते इनसाइट बिल्डिंग शुरू हो जाता है। उनकी इनसाइट बिल्ड होने लग जाती है, उन्हें अपने आप रियलाइजेशन अंदर से ये महसूस होने लग जाता है कि शायद मैं बीमार हूँ, और मेरे पेशेंट को भी ये यकीन आने लग जाएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान किए हैं। अब ये जो डिप्रेशन की स्टेज है, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्योंकि हमारा जो पेशेंट है, मैं मान कर चल रही हूँ कि आप लोग हमारे पास जल्दी नहीं आते हैं। हमारे एवरेज पेशेंट जो आते हैं वो अपनी ज़िंदगी के कम से कम 3, 5, 6, 7 साल मतलब अपनी एडिक्शन को दे चुके होते हैं। उनकी बीमारी ने उनसे बहुत सारे ऐसे काम करवा दिए होते हैं जिनके बारे में वो सोच कर भी मतलब दिस इज अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड ऑफ देम कि वो सोचना भी नहीं चाहते। अब जो इतने साल मेरी एडिक्शन ने मुझसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाई हैं, मैंने अपने घर वालों को दुख दिया है, मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला है, मैंने अपने ही परिवार में चोरी करी है। कुछ मेरे पेशेंट्स जो रहते हैं वो कहते हैं मैम हमने अपनी बीवी के ही गहने बेच दिए हैं, या कुछ ऐसे हालातों से भी निकले हैं कि किसी के घर में किसी की मदर की डेथ हो गई है एंड वो बच्चा इतना एडिक्शन के फेज में इतना स्ट्रांगली उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, कि सामने उसकी मॉम की डेड बॉडी पड़ी है और उसके दिमाग में सिर्फ ये थॉट आ रहे हैं कि मैं उनके कानों में से सोने के इयररिंग्स निकाल लूँ। आप मुझे एक बात बताएं, जब एक पेशेंट जो इतनी स्ट्रॉन्ग डिनायल में है और धीरे धीरे करके जब वो इस फेज से बाहर आएगा, उसे गुस्सा भी आएगा, उसे बार्गेनिंग भी करेगा, और उसके अंदर जब ट्रीटमेंट के थ्रू हम इनसाइट बिल्ड करना शुरू करेंगे और उसे रियलाइज होगा कि उसने अपने एडिक्शन के चलते कितने नुकसान किए हैं, तो उस इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा दुख भरने वाला है। और वही स्टेज की हम आज बात कर रहे हैं जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि पेशेंट तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट्स को रियलाइजेशंस आने लग जाती हैं कि मैंने अपनी एडिक्शन के चलते पता ही नहीं क्या कुछ कर दिया है, पता ही नहीं कितने लॉसेस मैंने किए हैं, कितने लोगों को हर्ट किया है। जो लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे मैंने उन्हें भी हार्म किया है, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, कोई भी लव्ड वन। और मैंने किसी का ट्रस्ट, फेथ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना तोड़ा हो। लेकिन हमारी फैमिलीज़ के साथ इस स्टेज में क्या हो रहा है? हमारी फैमिलीज़ एक डिप्रेशन की स्टेज में आ जाती हैं क्योंकि एडिक्शन के चलते हुए इतने सालों का जो ये साइकिल चल रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पेशेंट नशे के पीछे भाग रहा होता है और हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो पेशेंट के पीछे भाग रही होती हैं। अगर पेशेंट घर से बिना बताए जा रहे हैं तो हमारी फैमिलीज उन्हें फ़ोन कर कर के परेशान हो रही होती हैं, लड़ रही होती हैं। अगर पेशेंट घर आ रहा है, नशे में धुत है, खाना नहीं खा रहा है, तो कितनी मदर्स जो यहाँ हैं वो रात को अपनी नींद में से उठ कर अपने बच्चों की सांसें चेक करती हैं कि सांस तो चल रही है ना। मतलब कहने का ये मीनिंग ये निकलता है कि हम अपने पेशेंट की एडिक्शन की जो रूटीन है उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि अब जो मेरा पेशेंट ट्रीटमेंट में आ रहा है धीरे धीरे, जो मीटिंग्स में बैठने लग गया है, जिसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होने जा रहा है, तो फैमिलीज अब क्या करें? उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा हमने निकाल कर बाहर रख दिया है। वो थी पेशेंट की एडिक्शन, वो बाहर चली गई है। अब ना उन्हें पेशेंट के पीछे भागना है कि वो नशा ना करके आ जाए, ना उन्हें उसकी सांसें चेक करनी है रात को, तो
फैमिलीज की ज़िंदगी में एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से उन्होंने अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को अहमियत दी ही नहीं होती, प्रायोरिटाइज किया ही नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा हमारे पेशेंट का होता है, उसकी ज़रूरतों का होता है, उसकी वांट्स का होता है, उसकी नीड्स का होता है। मेरी ज़रूरत, मेरी नीड्स, मेरी वांट्स कभी मेरे दिमाग में नहीं आती। और जब मेरा पेशेंट अपने रिहैब के प्रोग्राम में व्यस्त हो जाता है, अपने सपोर्ट ग्रुप्स में व्यस्त हो जाता है, अपनी मीटिंग्स में व्यस्त हो जाता है, तो मेरी ज़िंदगी में, एक जो फैमिली हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आने लग जाता है जब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने वक्त के साथ करना क्या है। वो स्टेज है डिप्रेशन की। अब जो हमने देखा है कि ग्राफ धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़े रहते हैं, जब आप लोग यहाँ रिकवरी में रहते हैं, हमारे साथ जुड़कर रहते हैं, तो ये ग्राफ होपफुली ऊपर जाना भी शुरू होता है। और फिर हमारी आखिरी स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की। अब एक्सेप्टेंस स्टेज में क्या हो रहा है? एक्सेप्टेंस स्टेज में मेरे जो पेशेंट है उसको पता चल गया है कि उसकी ज़िंदगी में एक किरण जागी है उम्मीद की। देयर इज़ अ रे ऑफ होप। ही कैन सी कि उसके आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है, क्योंकि वो सोब्राइटी मेंटेन कर रहा है, एब्स्टिनेंस मेंटेन कर रहा है, वो नशे की तरफ नहीं जा रहा, वो अपने रिकवरी प्रोग्राम का एक एक्टिव मेंबर है। तो उसे पता चल रहा है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पर जसबीर अंकल हैं, यहाँ पर वालिया सर हैं, यहाँ पर गुरप्रीत जी हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमारे पेशेंट के मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक होप आती है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो स्टेज किस चीज़ की है? एक्सेप्टेंस की, कि मैं भी नशे के बिना रह सकता हूँ, नशे के बिना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, खुशनुमा हो सकती है। और मेरा जो परिवार है, जो फैमिलीज़ बैठी हैं, उन्हें भी धीरे धीरे करके पता लगने लग जाता है कि पेशेंट अब अपनी रिकवरी में बिजी हो गया है। पेशेंट को ख्याल आने लग गए हैं, पेशेंट मानने लग गया है कि वो एक बीमार इंसान है, उसे मीटिंग्स की ज़रूरत है, उसे प्रोग्राम की ज़रूरत है। और फैमिलीज़ के मन में भी ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि मेरा जो पेशेंट है उसकी बीमारी लाइफ लॉन्ग है और उसे ये मीटिंग्स, ये प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा और मुझे खुद ये प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेंस आती है हमारी फैमिलीज में, पर वो धीरे धीरे करके आती है। और जब हम इस एक्सेप्टेंस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, लेट मी टेल यू दिस, जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि जब मैं ये मानने ही लग गया हूं कि ये मेरी आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। सबसे पहली एक्सेप्टेंस तो ये कि ये आदत नहीं है, ये बीमारी है, मन हल्का हो जाता है। क्योंकि जब मैं कह रहा था कि ये आदत है तो मुझे लग रहा था शायद मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है अपनी शराब, अपने नशे को कंट्रोल करना, काबू में रख के रखना। जब मैंने इस चीज़ को ही मान लिया कि ये बीमारी है, जब मैंने इस चीज़ में एक्सेप्टेंस ले आई कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई कि मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। देयर इज सम हायर पावर, कोई ऊंचे दर्जे की ताकत है जो मेरी इस बीमारी को, जो मुझे ठीक कर सकती है। अब जब मैंने ये एक्सेप्ट कर ही लिया है तो चलो मैं कुछ करके ही देख लेता हूं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। फिर मेरी आगे की जर्नी शुरू होती है। अब इस एक्सेप्टेंस में 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, 3 मेजर पार्ट्स। वो हैं
ऑनेस्टी, सरेंडर एंड कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। एक्सेप्ट तो कर लिया है मैंने कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी बीमारी थी, क्योंकि मेरा चिम्ब्रेन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसने मेरे मास्टरमाइंड को हाईजैक कर लिया था। इसीलिए मैंने अपने नशे के चलते इतने सारे गलत कदम उठाए हैं और न जाने क्या क्या लॉसेस किए हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या मैं ऑनेस्ट हूँ? अंदर से मैं मान रहा हूँ कि मैंने लॉसेस किए हैं, पर क्या मैं ये इतने गट्स रखता हूँ कि मैं दुनिया वालों को बोल सकूँ ये चीज़? और अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे में ये जो ऑनेस्टी है, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है? एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ एक ये नहीं है कि आज मैंने बोल दिया कि आज बीमारी है मुझे, आज मैं ऑनेस्टी से जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब थोड़ा सा ठीक होने लग जाऊंगा, 4-5 मंथ्स हो जाएंगे, मैंने एब्स्टिनेंस मेंटेन करी है, मैं सोब्राइटी में चल रहा हूँ, और उसके बाद मैं डिसऑनेस्ट हो जाऊं, क्योंकि ये डिप आता है हमारे पेशेंट्स में। इतनी ऑनेस्टी, इतनी हिम्मत रखना कि मेरे अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स बैठे हैं। नशा तो निकाल दिया मैंने, डिटॉक्स हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गई, लेकिन इतनी ऑनेस्टी रखना कि भगवान या जो भी हायर पावर को आप मानते हो या इस प्रोग्राम को ही, ये कहना कि मेरे अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स हैं। अब मैंने नशा तो बाहर कर दिया है, पर अब मैं अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करूंगा। ये ऑनेस्टी आपको रिकवरी में लेकर आएगी। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप अपने करेक्टर डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, हो सकता है आप झूठ बोलते हो सकता है कि नशा नहीं करते आप, पर आप अभी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हो सकता है कि आप घर पे फिर भी हल्की हल्की चोरी कर लेते हो सकता है आप सोब्राइटी में हो सकता है आप सोब्राइटी में हो और आप ठीक चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हो, कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आते हो, यार एक बार ही करके देख लेते हैं, हो सकता है अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे पच जाए। क्या इस बात की भी ऑनेस्टी रखते हैं आप कि आप अपनी फैमिली को, अपने डॉक्टर को ओपनली बोल सकें कि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं? वो ऑनेस्टी। सेकंड, कंप्लीट सरेंडर टू योर रिकवरी प्रोग्राम, सरेंडर टू योर डॉक्टर, सरेंडर टू योर फैमिली कि मैं एक बीमार इंसान हूं, मेरी मर्जी ही बीमार हो चुकी है और मेरी बीमार मर्जी को ठीक होने में वक्त लगेगा। मैं सरेंडर करता हूं अपनी हायर पावर के सामने। आज अगर मैंने सरेंडर कर दिया, मेरी जिंदगी बच जाएगी। और यह सेम सरेंडर जो है हम फैमिली से एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप सरेंडर करते हैं अपने डॉक्टर के सामने इन मीटिंग्स में बैठकर? क्या आप सरेंडर करते हैं अपने काउंसलर्स को, अपने साइकोलॉजिस्ट को कि वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो ठीक फैसला ले रहे हैं? डिप्रेशन का स्टेज आ गया, मुझे पता चल गया कि मैंने लॉसेस करे हैं, मुझे पता चल गया है कि मैंने अपने परिवार को दुख दिए हैं, परिवार को पता चल गया कि उन्होंने अपने इनेबलिंग और प्रोवोकिंग से अपने पेशेंट का कितना नुकसान किया है, लेकिन क्या आप आज सरेंडर करते हैं इस चीज के लिए कि मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने इनेबलिंग और प्रोवोकिंग करी है, अब मैंने आगे क्या करना है? अगर मैं सरेंडर करता हूं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सरेंडर ही आपको लाइफ लॉन्ग बचा सकता है। जो मैं अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता हूँ, बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि मेरी मर्जी ठीक है, मैं आगे चल सकता हूँ, अब मैं सोब्राइटी मेंटेन कर रहा हूँ, अब मेरी मर्जी ठीक हो चुकी है। या फैमिलीज को ऐसा लगता है कि हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फॉर दैट मैटर 1 साल भी हमारा पेशेंट ठीक चल चुका है, तो इसके बाद अब हमें मीटिंग्स लगाने की कोशिश नहीं है। आप क्या कर रहे हो?
आप सरेंडर छोड़ रहे हो और कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि आपके पेशेंट कौन सी स्टेजेस में निकल चुके हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी मीनिंग कि आपने जो कुछ सीखा है, जितनी हैबिट्स, जितनी चीज़ें आप आज सीख चुके हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो? आपको मैं कह रही हूँ कि आपने ऑनेस्ट होना है, आपने सरेंडर करना है, आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी है। पेशेंट को रेड स्टैंड्स, येलो स्टैंड्स, ग्रीन स्टैंड्स फॉलो करने हैं। आज आप मीटिंग फॉलो करें, वी गिव यू एन नंबर ऑफ सजेशंस एंड एडवाइस। क्या आप कंसिस्टेंट हो उस सजेशन, उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए? अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो तो आप इस ग्राफ को कैसे मेंटेन करोगे? हाउ आर यू expecting that your recovery is going to be long lasting? It's not, because your doctor is advising you to be honest with yourself first. Then you have to surrender to your doctor and you have to have complete faith in your psychologist, in your counselors, in your recovery program, that whatever decisions they are making for you, these decisions are going to be the right one. And the last part, you have to be consistent in your actions. हम इन स्टेजेस से निकल जाते हैं, हमें बारगेनिंग भी आ जाती है, हमें रियलाइजेशन बिल्ट हो जाती है कि नशे ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, मेरी लाइफ ख़राब की है, तबाह करी है। मुझे समझ आ जाती है ये बात, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, ये स्टेजेस, ये डिनाइल फिर से वापस आने लग जाती है। क्योंकि मैं एब्स्टिनेंस में हूँ बहुत लंबे टाइम तक, अब मैं अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने रिकवरी प्रोग्राम कर लिया है, अब मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये डिनायल डिफरेंट वे में वापस आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन उसी चीज़ को रोकने के लिए हम आपको क्या कह रहे हैं, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दैट यू हैव टू गिव सरेंडर, एंड दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर रिकवरी। थैंक यू।